तो देखिए यूपीएससी का मेंस एग्जाम 2023 का जो है आपका 15 सितंबर से प्रारंभ होकर के ये एग्जाम आपके 24 सितंबर तक है ना, यूपीएससी के मेंस एग्जाम। इसका शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि 15 तारीख को आपका निबंध का पेपर है, एक ही पेपर था। देखो ये जो पहला दिन होता है ना थोड़ा सा आसान होता है, पहला दिन केवल निबंध का होता है। और मैं आसान इसलिए कह रहा हूँ, पहली बात तो निबंध लिखना यदि आपको आता है तभी आसान है। आसान कहने का मतलब है क्योंकि पहले दिन निबंध में लगभग 2000 से 2400 शब्द लिखने होते हैं, लेकिन इसके बाद जो दूसरा दिन होता है आपका ये कठिन है। क्यों? जीएस पेपर 1 में 4000 शब्द लिखने हैं, यहाँ पे देखो 2400 शब्द लिखने हैं। मान लीजिए मैक्सिमम है 2000 से 2400 शब्द आयोग ने बोला है। यहाँ पे कितना लिखना पता है? जीएस पेपर जो 1 है आपका 4000 शब्द और जीएस पेपर 2 पे भी 4000 शब्द, तो एक दिन में 8000 शब्द लिखने होते हैं। सोचो एक दिन में 8000 शब्द। इसलिए आप देखो कंपेयर करो तो पहला दिन थोड़ा सा आयोग कहता है कि चलो कोई नहीं, आप हाथों की जो है एक तरीके से वार्म अप कर लो, इसके बाद प्रॉपर चालू होती है आपकी कहानी। अब देखो रेगुलर लिखना है आपको 4000 शब्द अगेन, 4000 शब्द अगेन, फिर से 8000 शब्द लिखने हैं आपको। ये आयोग ने कहा है। मान लो आप 3500 भी लिख के आते हैं, मान लो 3500 भी लिख के आते हैं तो भी 7000 शब्द तो आप लिख के आना ही है आपको, यदि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं आप। लैंग्वेज पेपर मान लो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन वैकल्पिक विषय में भी सेम स्थिति है, वैकल्पिक विषय में भी आप इतना ही लिख के आते हैं। ठीक है, तो इतना आयोग जो है आपसे डिमांड करता है कि इतनी शब्द सीमा लिखना, आपको गति इतनी अच्छी होनी चाहिए आपका। इसीलिए मैं कहता हूं आंसर राइटिंग में आपको ये सारी चीजें, जब ये सेशन आप मेरे उत्तर लेखन के करते हैं ना तो ये सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो अब एक बार जो है काम करते हैं, अब हम पूरे पेपर्स को, जितने भी पेपर हो चुके हैं वो सारे पेपर को एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पे 1 to 1। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। आप कहेंगे सर पूरे पेपर को सॉल्व करा दीजिए, तो सॉल्व कराने में तो देखो टाइम लगेगा, मतलब प्रॉपर सॉल्व कराने का मतलब है 3 घंटे तो आयोग टाइम देता है आपको। अब यहाँ पे मैं एक एक बात यदि समझाऊंगा, यदि मुझे खुद लिखना हो, इसका पूरा पेपर सॉल्व करना हो तो ठीक है 3 घंटे की अवधि में पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब आपको समझाना है तो कई बार अवधि बढ़ भी सकती है, मतलब प्रॉपर एक चीज समझाने में टाइम लगता है। तो मैं अभी मतलब ऐसा नहीं करूंगा कि पूरा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो, वो जब हम आंसर राइटिंग का काम करेंगे ना तो इन क्वेश्चंस को लेकर के इनको हल करेंगे, आप भी लिखेंगे, फिर मैं इसका मॉडल आंसर भी बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको एक बार प्रश्न पत्र को समझाने का प्रयास करूंगा कि आयोग का क्या क्या लेवल है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक देखो मैंने आपको निबंध की क्लासेस करवाई हैं, निबंध आपको समझाया है बेसिक टू एडवांस, मैंने प्रस्तावना लिखनी आपको समझाई थी, मैंने आपको क्या होना चाहिए मुख्य विषय में, क्या होना चाहिए उपसंहार में, सब चीज़ें बताई थी। तो अभी निबंध की क्लासें हमारी चली रही थी, तो आज के सेशन में हम निबंध का पेपर देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होंगे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, इन सभी को देखेंगे। और मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि देखो बच्चों, अब जीवन में थोड़ा सा, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे कमेंट करें मुझे कितने लोग यूपीएससी वाले हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, मतलब कम से कम 15 दिनों में एक निबंध लेखन जरूर करिए, अन्यथा की स्थिति में जो आयोग का स्तर है ना आपको हवा नहीं लगेगी, आप वहां पर एक पैराग्राफ नहीं लिख पाओगे। एक पैराग्राफ छोड़ो, आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए यदि निबंध, क्योंकि निबंध के लिए कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको बता दे कि ये निबंध जो है आप छापाओ लिखाओ, भूल जाओगे। निबंध लेखन एक मौलिकता है, सबसे बड़ी चीज है मौलिक निबंध जो होंगे ना, क्योंकि यदि 10 लोग आपको निबंध के बारे में बताएंगे तो 10 लोग अपने 10 तरीके से बता सकते हैं। निबंध की सबसे बड़ी चीज यही है ना, निबंध लेखन की सबसे बड़ी चीज यही है, क्योंकि आपका क्या चिंतन है, आपका क्या स्तर है, आपने कितनी पढ़ाई की है, कितना आप चीजों को जोड़ पाते हैं। जब आप इस आधार पे लेखन करते हैं ना तो आपका स्तर अलग हो सकता है, दूसरे का अलग हो सकता है, तीसरे का अलग हो सकता है। तो निबंध में मौलिकता होना बहुत जरूरी है और यह कार्य सिर्फ एक तरीके से आएगा, लिखने से। तो 15 दिनों में एक निबंध जरूर लिखा करिए। अब मैं आप लोगों के लिए एक काम जरूर करूंगा कि 15 दिनों में एक निबंध का टॉपिक आपको जरूर दिया करूंगा, ठीक है, कि 15 दिनों में इस टॉपिक पे हम निबंध लेखन करेंगे, ठीक है। तो निबंध जरूर से जरूर आप लोग लिखेंगे। हाँ, मैं कीवर्ड डिस्कस करूंगा, जो भी आपका ये पेपर है इसमें कीवर्ड कैसे लिखना चाहिए। हो सकता है मैं निबंध में एक निबंध आपका डिस्कस भी करवा दूं,
एक निबंध आपको बता भी दूं कि ये निबंध कैसे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। मैं सिर्फ ऊपरी तौर पे लेकर नहीं चलूंगा कि अच्छा देखो ये निबंध का पेपर बहुत अच्छा था, ये कितना आसान निबंध आया है, ऐसे फायदा नहीं होता है। जब आप लिखने बैठते हो तब पता चलता है। कई बार बच्चे कहते हैं ना अरे ये तो बड़ा आसान है, अरे जब आप एग्जाम दोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आसान है कि कठिन है। आसान वो दूर से बैठ के देखने में लगता है, जब हम खुद उसको अटेम्प्ट करते हैं ना, और वो एग्जाम वाला प्रेशर जो होता है वो उस चीज को कठिन बना देता है। घर पे बैठ करके देखना, बॉल टू बॉल कमेंट्री करना, वो बहुत आसान काम होता है, वो सब कोई कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा है कि आपको कॉन्फिडेंस आए, और अभी तक निबंध की 6 क्लासेस में करवा चुका हूं। 6 क्लासेस में आपको एक कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा कि कैसे निबंध को लेकर, मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी करवाए थे आपको कि सोचना कैसे, मतलब मेन चीज यही है कि आप सोचे कैसे। तो देखो इस बार आयोग का जैसे पिछली बार के निबंध थे था ना, पिछली बार के निबंध की तुलना में इस बार के निबंध थोड़ा सा समझ के, मतलब समझ सकते हैं निबंधों को। पिछली बार तो सारे के सारे अमूर्त निबंध थे, इस बार कुछ निबंध मूर्त भी हैं, आप उनको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो पिछली बार की तुलना में यदि देखें तो इस बार के निबंध का स्तर आसान है, ठीक है, थोड़ा आसान है। अब ये कैसे समझ में आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपने निबंध का कभी अभ्यास नहीं किया, आप ये प्लान करके बैठे हुए कि एग्जाम हॉल पे आप पहली बार निबंध लिखेंगे तो ये सारे निबंध आपको कठिन लगेंगे। इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आसान उसी के लिए है जो अभ्यास कर चुका है, चीजों को समझ चुका है, जो मैंने कई बार आपको बताया कि कैसे चीजों को समझना है। सबसे बड़ी चीज यही है, ठीक है। तो देखिए यूपीएससी में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 2 खंड दिए गए ए और बी, 2 निबंध आपको लिखना है, प्रत्येक लगभग आपका 1000 से 1200 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। ये यूपीएससी का जो है निबंध का स्तर है आपका। यहाँ पे देखो 2 खंड में, पहले खंड में 4 निबंध दिए गए हैं, 4 में कोई एक करना है आपको, 4 में कोई एक करना है। और दूसरे खंड में भी आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8 ये, और इनमें से कोई एक करना है। अब ये आपको तय करना है सबसे पहले, जब निबंध को आप सेलेक्ट करते हैं, चयनित करते हैं। मैंने एक सेशन प्रॉपर लिया था कि आप निबंध का टॉपिक कैसे चुने। आप लोगों में से जितने लोग निबंध के मेरे सेशन में रहे हैं, आप निबंध के सेशन में आप लोग रहे होंगे ना, मैंने निबंध को लेकर एक प्लेलिस्ट भी बना दिया जादू इस एकेडमी में। यदि आप उस प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो दूसरा या तीसरी क्लास थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे टॉपिक को आपको चुनना है। जिस टॉपिक के बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो, जिसको लेकर आपके पास कोटेशन हो, कोई कहानी हो, कुछ उदाहरण हो, कुछ एग्जाम्पल हो, उनमें से आपको एक निबंध चुनना है। आप सारे तो लिखने नहीं है, एक ही चुनना है ना। और निबंध के पेपर में चूंकि आपको 2400 शब्द ही लिखना है, समय 3 घंटे का है, तो आपके पास पर्याप्त समय होता है कि आप सोच सके चीजों को लेकर के, है ना। ऐसे नहीं कि पेपर आया और आंख मूंद करके लिखने लग गए, ऐसे नहीं करना। आप पहले सोचिए कि आपके पास इससे जुड़े हुए कितना कंटेंट है, एक रूपरेखा बनाइए, है ना। विषय का चुनाव बहुत तय करेगा कि आप क्या जो है कितने मार्क्स आप पाएंगे, ठीक है। तो आंख बंद करके निबंध लेखन नहीं करना है, बहुत समझ सूझ के पहले देखना है, पढ़ना है। एक बार मैं पढ़ता हूं आपको सारे के सारे निबंध, ठीक है। पहला निबंध है, चिंतन एक तरह का खेल है। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि विरोधी पक्ष ना हो। अब प्रथम दृष्टि आप पढ़ोगे तो आप में से कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को ये भी होगा कि भैया ये क्या है ना, ये समझ ही नहीं आ रहा। चिंतन पूछ रहा, कह रहा खेल है, फिर कह रहा तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कोई विरोधी पक्ष ना हो। तो एटलीस्ट एक बार इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा। दूसरा कह रहा है, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल हो जाता है, ठीक है। अब इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा है, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अगला है, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये वाले देखो जो ऊपर के हैं सारे दार्शनिक हैं, लगभग सभी दार्शनिक हैं, अमूर्त प्रकार के हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा खंड है, आयोग ने इसमें कुछ मूर्त प्रकार के दिए, जैसे कि आप ये वाला निबंध देखेंगे ना, तो ये निबंध आपका भारतीय समाज से जुड़ता है, मतलब सामाजिक समस्याओं में से एक टॉपिक है ये, है ना। पितृसत्ता और जिस तरीके से लड़के और लड़कियों को लेकर के आज के समय पे आपको पता है ना, अभी आपने देखा कि कोटा में कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्या कोटा, आमतौर पे ये सुनने में आती रहती हैं खबरें। तो यहाँ पे पूछा है, लड़कियां बंदिशों की तथा लड़के अपेक्षा के बोझ के तले दबे होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में लिखना था। तो ये एक सामाजिक समस्या जो है ना, लड़कियों के ऊपर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे पितृसत्ता,
पितृसत्ता ने ही बहुत बड़ी बंदिशें क्रिएट कर दी हैं। और अब देखो, यदि बात अपेक्षा की बात करें तो अब लड़कों भर से अपेक्षा नहीं, लड़कियों से भी अपेक्षाएं हैं, है ना। तो पितृसत्ता के अलावा लड़कियों में कितनी बंदिशें होती हैं, शिक्षा को लेकर के, घर से बाहर निकलना है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या नहीं पहनने, बहुत सारी चीजें हैं। इस पे आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। और देखो एक चीज ध्यान रखना, निबंध को बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक मत बनाना, व्यवहारात्मक लिखना है। करंट के यदि कुछ आपको एग्जाम्पल्स ये सब कुछ आप दें तो ज्यादा अच्छा हो पाएगा। बहुत ज्यादा निबंध को ये मत सोचिए कि बहुत आप क्लिष्ट बना देंगे तो उससे नंबर नहीं आते हैं। और निबंध को पूरा पैराग्राफ की भाषा में ही लिखना है। इसके अलावा एक ये है गणित ज्ञान का संगीत है। थोड़ा सा ये वाला ये जो टॉपिक समझना अपने आप में मतलब एक बड़ा विषय है, क्योंकि ये मुझे 7 टॉपिक तो मुझे सामान्य लगे, लेकिन एक ये वाला थोड़ा सा टॉपिक अपने आप में इसमें लिखना, शब्दों को ढूंढना एक अपने आप में चैलेंजिंग है, बट फिर भी लिखने का प्रयास देखो करेंगे, क्योंकि इसमें 3 शब्द हैं, गणित, ज्ञान और संगीत। ओवरऑल कुछ नहीं करना होता निबंध में। सबसे पहले आपको यही समझना है कि गणित क्या है, गणित की क्या विशेषताएं हैं, संगीत की क्या विशेषताएं हैं, समझ रहे हैं। गणित और संगीत की विशेषताओं को फिर इंटरलिंक कर देना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम ये कर पाते हैं तो हमारा निबंध लेखन आसान हो जाता है। आज यही करना सिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। ये सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ ऐसे है, जिस समाज में सोशल जस्टिस अच्छा होता है, सामाजिक न्याय अच्छा होता है ना, तो वहाँ पे दान की आवश्यकता कम पड़ती है। यानी कि वहाँ पे लोग आत्मनिर्भर होते हैं, है ना, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करने में सक्षम होते हैं। इसको लेकर के अभी डिस्कस हम करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद शेष रह जाती है। बिल्कुल सही बात है। आपको खुद पता है कि हम जब विद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का उद्देश्य यही होता है कि एक अच्छा नागरिक बनाना। लेकिन स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो हम जो नॉलेज लेते हैं उसमें क्लास फर्स्ट से लेकर के यदि आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक जाते हैं तो आपको डिग्रियां मिलती हैं, है ना। और वो डिग्रियां मिलती हैं, उसमें एग्जाम होते हैं, पेपर होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप पढ़ लिख करके सभ्य तो हो गए। लेकिन जब आप समाज पे पहुंचे तो समाज में आप किस तरीके का प्रभाव छोड़ रहे हैं, वहां पे आपकी स्कूली और किताबी शिक्षा काम नहीं आएगी। आप कैसे जो है महिलाओं के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका रवैया कैसा बना हुआ है, आप कैसे सामाजिक तौर पे योगदान दे रहे हैं, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, वो चीज ही आपकी शिक्षित व्यक्तित्व की परिभाषा पे आएगी। वहीं पे आपकी एजुकेशन की बात होती है कि आप एक एजुकेटेड पर्सन है। आपके पास डिग्री कितनी भी हो, लेकिन आप समाज के प्रति यदि अमानवीय बन गए, समाज के प्रति आप गलत बन गए, समाज के लिए आप बुरा करने लग गए, तो निश्चित तौर पर फिर समाज की क्या नीड है। आप ईमानदार हो, समाज के प्रति समर्पित हो। यदि आप भ्रष्टाचारी बन गए तो फिर चाहे कितनी भी डिग्रियां लिए बैठे हो, कितने लोग यहां से लेकर कितना पैसा भाग गए, भगोड़े हो गए भारत देश का। तो यहां पे शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के पूरा का पूरा पूछा गया है कि शिक्षा का अल्टीमेट गोल क्या है, उससे जुड़ा हुआ ये एशे आपका निकल के आएगा। अब चलिए पहला एशे जो आपका है, देखो यदि मुझे चुनना होता तो मैं पहला एशे ये वाला एशे लिखता। यदि मैं एशे चुनता तो पहला एशे मुझे सही लग रहा था, पहला भी ठीक है और बाकी चौथा एशे भी सही है। लिखने के लिए इसमें सारे लिखे जा सकते हैं, लेकिन पहले एशे को मैं आपको अभी डिकोड करूंगा, ठीक है, इजिली। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखो आज दिमाग खुल जाएगा। जो लोग निबंध को लेकर के, निबंध लेखन को लेकर डरते हैं ना, कभी डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे पहले समझते हैं पहला निबंध। पहला कह रहा है, चिंतन एक तरह का खेल है। मैं हमेशा आपको बताता हूं, चाहे जीएस के पेपर हो, चाहे वो एसे का पेपर हो, सबसे पहले कीवर्ड आप मेंशन करिए कि कीवर्ड क्या पूछे गए हैं। जब तक कीवर्ड क्लियर नहीं होंगे, फिर कीवर्ड को यदि आपने क्लियर कर दिया तो आपका टॉपिक रिजॉल्व हो गया। चिंतन एक कीवर्ड है। ये कह रहा है एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। मतलब नंबर 1 पहला कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड और तीसरा कीवर्ड, 2 3 कीवर्ड हैं। अब इन तीनों कीवर्ड को यदि आप इंटरलिंक कर पाएं तो निश्चित तौर पे आप बहुत आसानी से इसको रिजॉल्व कर पाएंगे, कर पाएंगे। इतना कठिन नहीं है ये, ठीक है। अब आप समझिए चिंतन क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चिंतन है क्या एग्जैक्टली। चिंतन क्या है, चिंतन की क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। इसके क्या लाभ हैं, चिंतन के क्या लाभ हैं।
ऐसे ही आपको क्लियर होना चाहिए कि खेल क्या है, खेल क्या है, खेल क्या है, क्या है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, विशेषताएं हैं। बहुत सिंपली समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। यदि आप चिंतन को परिभाषित कर ले गए और खेल को परिभाषित कर ले गए, फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। यहां पे क्या दिया है, चिंतन एक तरीके का खेल है, तो किस संदर्भ में चिंतन खेल है? यदि इन दोनों की विशेषताएं एक जैसी हो जाएं, एक जैसा मर्ज हो जाए, तो निश्चित तौर पे चिंतन भी एक प्रकार का खेल बन जाएगा। तो जैसे रफली समझते हैं चिंतन क्या है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन होता है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है ना। और आपको पता है हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई और समस्याएं समय समय पर आती हैं। अच्छा, हमारी खूबी क्या है, हम इन समस्याओं का निदान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? चिंतन की प्रक्रिया के माध्यम से। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अभी कोरोना वायरस का संकट आप लोगों ने देखा, सभी ने कोरोना वायरस का संकट देखा, अचानक से लॉकडाउन हो गया, पूरा सोसाइटी समाज। तो हमने क्या देखा, जैसे ही कोरोना वायरस आया वैसे ही पहला निदान उसका निकाला गया कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के एक थॉट प्रोसेस निकल के आया। तो सोशल डिस्टेंसिंग ये क्या था? समाधान था। किसका समाधान था? एक समस्या का। तो जब भी मानव जीवन में, मानवीय समाज में कोई भी समस्या आती है, कोई भी कठिनाई आती है, तो उसका समाधान हम किसके माध्यम से निकालते हैं? चिंतन के माध्यम से। समझिएगा बात। चिंतन एक ऐसी विशेषता है जो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। चिंतन मानव की विशेषता है, मानव ही चिंतन कर सकता है, अभी दूसरे जीव जंतु चिंतन नहीं कर सकते हैं। तो चिंतन क्या है? हमारे अंदर होने वाली एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। जब भी हम किसी भी समस्या में होते हैं तो उसके समाधान को खोजने के दौरान हम चिंतन करते हैं, और चिंतन के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे आचरण में दिखते हैं। चिंतन के परिणाम स्वरूप जो समाधान निकलता है वो हमारे कार्यों में, हमारे आचरण में दिखते हैं, हमारे निर्णय में दिखते हैं, हमारे डिसीजंस में दिखते हैं। और जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा ही हमारा निर्णय बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी चल रही है ना, घर में आर्थिक तंगी है, किसी का स्वास्थ्य खराब है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सोचिएगा सिचुएशन और परिस्थितियां। अब इस समस्या का समाधान के तौर पे क्या हो सकता है? आप किसी रोजगार की तरफ लग जाएं, कोई ना कोई अपना कार्य प्रारंभ कर लें। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब को कैसे भी करके मुझे क्लियर करना है। तो चिंतन क्या है? किसी समस्या के समाधान का एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। तो पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि चिंतन क्या है। अच्छा, चिंतन ठीक है, आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? एक बार कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट सेक्शन में आकर के एक बार बताएं कि क्या चीजें समझ में आ रही हैं आपको मेरी। अब देखो चिंतन कैसा होता है। क्या चिंतन नियमबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है कि अव्यवस्थित होता है? बिल्कुल सही बात है, चिंतन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। हम अव्यवस्थित चिंतन नहीं करते। अव्यवस्थित चिंतन करने में हमारा जीवन अव्यवस्थित ही रहेगा। हमारी जो, जैसे मान लीजिए अभी आप भूखे हैं, ठीक है, अभी आप भूखे हैं, तो अभी आपके मन में चिंतन यही आएगा कि कैसे आपका पेट भरे, है ना। जिस समस्या में आप जिस समय काल में रहेंगे उसी समस्या का समाधान करेंगे। जैसे भारत कोविड-19 में समस्याएं क्या थी? लोग जो है इतनी बड़ी संख्या में मर रहे थे, ऑक्सीजन गैस की कमी थी, वेंटिलेटर्स, ये सब दुनियादारी। तो हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई, इतने सारे ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए, इतनी सारी वैक्सीन बनाई। आप खुद सोचो, वैक्सीन सन 2020 के पहले नहीं बनाई गई ना कोविड की, क्योंकि वो समस्या ही नहीं थी। और अभी भी वर्तमान में क्या है कि चीजें जैसे ही नए प्रकार की कोई चुनौती आएगी तो हम नए तरीके से उसका समाधान करेंगे। जैसे मान लीजिए चंद्रयान 1 गया, चंद्रयान 2 हमारा असफल हो गया, तभी तो हमने चंद्रयान 3 भेजा। आप खुद सोचिए क्यों? क्योंकि हमने देखा कि क्यों फेल हो गया, क्या कारण रहा। चिंतन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। और चिंतन
यदि सकारात्मक हुआ, चिंतन दोनों प्रकार का हो सकता है। आप नकारात्मक चिंतन करेंगे तो आपका जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, आप अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं पा पाएंगे जो आपको, उसका आपके निर्णय भी गलत होंगे। तो चिंतन सृजनात्मक होता है, चिंतन रचनात्मक होता है, चिंतन मौलिक होता है, चिंतन व्यवस्थित होता है और चिंतन स्वतंत्र होता है, चिंतन विविधतापूर्ण होता है, चिंतन समसामयिक समस्याओं के समाधान से जुड़ा होता है। अभी मान लो आपके लाइफ में हेल्थ इशू आ जाए कोई भी, तो आप पहले अपना स्वास्थ्य सही करोगे कि पढ़ाई करोगे? पहले तो यही रहेगा ना कि भाई जल्दी जल्दी स्वास्थ्य सही करो। आप खुद सोचो, तब तो आप किताब लेकर के नहीं बैठोगे ना, पहले आप उस समय फिर रेस्ट लेते हैं, डॉक्टर की सलाह मानते हैं, अपने आप को दिखाने जाते हैं। समझिएगा बात को। तो चिंतन समसामयिक प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है, ये मैंने आपको बताया चिंतन के बारे में। अब यही चीज हम निकाल लें खेल के बारे में कि खेल क्या होता है। यदि चिंतन समझ में आ जाए तो खेल भी यदि आपको समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से आप निकल सकते हैं। चिंतन खेल क्या है? खेल भी कई नियमों से, कई रिवाजों से संचालित होता है, एक प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा है, कई सारे। तो क्या खेल भी व्यवस्थित होता है, नियमबद्ध होता है? चिंतन भी नियमबद्ध होता है और खेल भी नियमबद्ध होता है, नियमों से बंधा हुआ। अच्छा, खेलने के बाद क्या आपको सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है? तो यदि खेलने के बाद आपको मानसिक और शारीरिक सुख प्राप्त होता है, वैसे ही चिंतन से भी आपको मानसिक और शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है, आपको बौद्धिक सुख की प्राप्ति होती है, आपको बौद्धिक आनंद प्राप्त होता है यदि आप चिंतन करते हैं। यदि आपने सकारात्मक चिंतन किया तो आपको मानसिक और बौद्धिक, तो क्या चिंतन से सुख प्राप्त होता है? बिल्कुल प्राप्त होता है। क्या चिंतन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है? क्या खेल एक व्यवस्थित प्रक्रिया है? बिल्कुल है। तो कई मामलों में आप पाएंगे खेल भी स्वतंत्र होते हैं। खेल में यदि आप सोचें कि दो पक्ष मिलकर के कोई खेल खेल रहे हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष में बहुत हावी हो जाए तो क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? पूरी तरीके से अनियमित हो जाएगा। खेल में भी विविधता होती है, खेल भी मानसिक और बौद्धिक स्वस्थ रखता है आपको, है ना? वैसे ही चिंतन भी आपको मानसिक और बौद्धिक तौर पे स्वस्थ रखता है। चिंतन समस्याओं का समाधान करता है, खेल भी आपकी शारीरिक समस्याओं का, मानसिक समस्याओं का समाधान करता है। खेल नियमबद्ध होता है, चिंतन भी नियमबद्ध होता है। खेल व्यवस्थित होता है, चिंतन भी व्यवस्थित होता है। ठीक है, खेल सृजनात्मक होता है, आपका सृजन करता है, वैसे ही चिंतन भी आपका सृजन करता है, आपकी रचनात्मकता लाता है, मौलिकता लाता है। तो आप समझिए, इन दोनों में आपको सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि चिंतन क्या है और खेल क्या है, और फिर दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। चिंतन भी एक तरह का क्या है? खेल है। क्यों? क्योंकि ये सारे पक्ष आपके निकल के आएंगे। आप इस तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, है ना? अब जब इसकी इस तरीके से शुरुआत करने के बाद अब आगे देखिए, अगला टर्म्स कह रहा है यह तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक कि विरोधी पक्ष ना हो। अब आप खुद बताइए, आपके जीवन में चिंतन प्रारंभ क्यों हुआ? आपके जीवन में चिंतन प्रारंभ होने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में विरोध है, आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या नहीं होगी तो आप निश्चित तौर पे आप किसी, देखो मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हम सभी सुख की अपेक्षा करते हैं, कि हमारा जीवन हैप्पीनेस रहे, है ना? प्रत्येक मनुष्य सुख की चाह करता है ना? आप पढ़ क्यों रहे? क्योंकि आपको लगता है पढ़ने के बाद आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, है ना? आप विकास की इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं रोडें बन जाएं, सड़कें बन जाएं, जो है पर्यावरण का प्रदूषण खत्म हो जाए, आपका शरीर स्वस्थ रहे, मतलब आप हमेशा बेहतर की तरफ सोचते हैं। यह मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। लेकिन आप खुद सोचिए, आज वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियां विद्यमान नहीं है, विभिन्न प्रकार के मुद्दे विद्यमान नहीं है, विभिन्न प्रकार के संकट विद्यमान नहीं है, विभिन्न प्रकार के विरोध विद्यमान नहीं है, विभिन्न प्रकार की, हमेशा मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है द्वंद्व की स्थिति रहती है, दो रहते हैं, एक विरोध रहता है और एक उसका जो है विकल्प होता है। तो जब समाज में समस्याएं होंगी, विरोध होगा, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए ही चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो चिंतन तब प्रारंभ होता है जब एक विरोधी पक्ष होता है, जब समस्याएं होती हैं तब चिंतन प्रारंभ होता है। जैसे पर्यावरण संकट, तो आज हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को लेकर कितने सारे हम जो है आंदोलन कर रहे हैं, कितने सारे हम पर्यावरण को लेकर समिट कर रहे हैं, कितने सारे शिखर सम्मेलन कर रहे हैं। जैसे कि अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तो ये क्या था? आपका वैश्विक आर्थिक संकट के बाद ये संगठन बना,
और ये संगठन लगातार अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों को सुधार की दिशा में काम कर रहा है। अब अफ्रीकी संघ को भी भारत में इसने जोड़ लिया गया, G21 बन गया ये। तो क्या होता है, पर्यावरणीय संकट, आतंकवाद, कोरोना आया, आतंकवाद संकट है, तभी आज देखिए कितना लंबा डिस्कशन है। हमेशा आतंकवाद का जिक्र हम विभिन्न मंचों में करते हैं। आज के टाइम पे जितने भी आविष्कार हुए, चैट जीपीटी है ना, हमेशा करंट के एग्जाम्पल डालेंगे आप, कभी भी डालना है करंट को जोड़िए, चैट जीपीटी को ही देख लीजिए, क्या है, एक आविष्कार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रोबोटिक्स को ही देख लीजिए, ये क्या है, आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए है, या वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए जितने भी आविष्कार हुए हैं, मनुष्य के द्वारा पहिए की खोज से लेकर वर्तमान तक जितने भी आविष्कार किए गए हैं, ये चिंतन का परिणाम थे। हमने समस्याओं को देखा और उनका चिंतन हल किया, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, जितने भी रिफॉर्म होते हैं वो सारे चिंतन के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो जब कभी कोई भी चीज लिखना है, उसको इंटरलिंक करना सीखिए। जब आप उसके टर्म्स को समझेंगे, टर्म्स को परिभाषित कर पाएंगे और फिर आपस में जोड़ दीजिए सभी को। बताओ, ये आपको इजीली क्लियर नहीं हो रहा, चिंतन क्या है, खेल क्या है। चिंतन और खेल को इंटरलिंक कर दिया और इसके बाद इसको इंटरलिंक कर दिया कि कैसे चिंतन का प्रारंभ एक विरोधी की उपस्थिति में होता है। ठीक है, एक समस्या की, विरोध का मतलब है यहां पे समस्या, प्रॉब्लम। तो आप आसानी से इस ऐसे को लिख सकते थे। अब देखो, लिखने के लिए मैं आपको, अब इसमें तरीका क्या है, आप किसी कोटेशन से चालू कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे थिंकर हैं, आप उनके कथन से चालू कर सकते हैं, है ना। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ एक जो है दर्शन से जुड़ी हुई, चिंतन से जुड़ी हुई, प्रक्रिया से जुड़ी हुई कुछ कोटेशंस, और ये आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है, कोई थिंकर की, कोई किसी की भी चीजें जो चिंतन को लेकर के जिसने काम किया है, चिंतन को लेकर बताया है। क्लियर है, स्पष्ट है, सभी समझते हैं। ठीक है, तो चिंतन के द्वारा क्या किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है। चिंतन हर व्यक्ति की मानवीय प्रक्रिया है, मानव होने के कारण आप मानवीय विशेषता है। ठीक है, चिंतन समाधानों का समाधान है, चिंतन समाधानों का समाधान है। हर समाधान को नवाचार है चिंतन। आप जितने वैज्ञानिक है, सब चिंतन के परिणाम स्वरूप है। अमेरिका ने परमाणु बम तक बना डाला, क्यों, जापान को पराजित करना था, एक ऐसा अस्त्र बनाना था। तो जितनी भी चीजें अच्छी और बुरी बन रही हैं, सारी चिंतन के परिणाम स्वरूप है। तो चिंतन का प्रारंभ होता है विरोध से, समस्या से प्रारंभ होता है। पहले समस्या पता होगी, फिर उससे जुड़े हुए तथ्य पता होंगे, उनके संकलन किए जाएंगे, फिर हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और निष्कर्ष का परीक्षण करते हैं। ठीक है, सभी लोग क्लियर है, सभी को, जितने बच्चे हैं, क्या ये वाला ऐसे अब लिखिएगा इसको जरूर। अब आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, अब लिख पाएंगे आप, क्या इसको मतलब आप क्लियर कर पा रहे हैं। पहले आपको, पहले जब मैंने शुरू किया था तब समझने में और अब समझने में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आप आसानी से समझ लेंगे। अब आपको मैंने तरीका बता दिया कि पहले आप टर्म्स देखिए कि क्या टर्म्स हैं, और उन टर्म्स को जो है आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद जो है आंसर राइटिंग करिए। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पूरी एनर्जी के साथ लिखेंगे ना। हाँ, सभी को क्लियर है। तो देखो, यहां पे चूंकि विकल्प है, तो पहला तो आप इससे लिख सकते हैं, और दूसरा वाला आप लिखना चाहो तो देखो, एक ये बहुत अच्छा निबंध है, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ के नीचे दबे होते हैं। ठीक है, तो दोनों समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं, तो ये आप आसानी से लिख सकते थे। बंदिशें पहले बताइए, अपेक्षाएं आप बताइए, और फिर बताइए कि कैसे इन दोनों अपेक्षाओं और बंदिशों के कारण से बच्चियों का जीवन, पूरा का पूरा जीवन स्पॉइल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लड़कों का पूरा लोग सुसाइड करने तक चले जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप इसमें भी इंटरलिंक करके, ये दो ऐसे तो आप आसानी से लिख सकते थे। इस बार की विशेषता ये थी। लेकिन चलो, मैं बाकी के ऐसे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं, ताकि आपको एक पेपर डिस्कशन हो जाए। फिर इन ऐसे को डिटेल डिस्कशन हम आंसर निबंध की क्लास में करेंगे। जब हमारी निबंध वाली क्लास होगी ना, तो निबंध वाली क्लास में हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे उस टाइम पीरियड पे। क्लियर है। प्रीति सिंह जी कह रहे हैं सर अब अच्छे से समझ में आ गया। अंकित जी, सुनीता सागर जी, उमेश प्रताप जी, वीरेंद्र कुमार जी, बिल्कुल लिखिएगा। सुमन राय जी, महेशरीबा जी, चंदन जी, ठीक है। देखो, मेरा मेन उद्देश्य है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए,
जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लिखने का तो फिर मैं क्या डिस्कस करके चला जाऊं कि बड़ा अच्छा ऐसे था, ऐसा ऐसे था, वैसा ऐसे था। मेन ये कि कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए, है ना। चलिए अगला है, अगला ऐसे करा, दूरदर्शी निर्णय के लिए निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो देखो यहां पे दो कीवर्ड हैं। पहला है दूरदर्शी निर्णय। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। ये मैं कुछ वैसे ऐसे कभी डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है कभी भी आप डायग्राम मत बनाएं मेंस, क्योंकि जो निबंध लेखन होता है डायग्राम जीएस में बना सकते हैं, इथिक्स वाले पेपर में बनाना है कहीं भी बनाइए, पर ऐसे में मत बनाइए। बट मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, है ना, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं। दूरदर्शी निर्णय किसके, दो चीजें यहां पे बोली गई कि जो दूरदर्शी निर्णय है वो अंतर्ज्ञान और तर्क, अंतर्ज्ञान अर्थात अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज, और दूसरा है तर्क, तर्क यानी लॉजिक, दिल और दिमाग हमेशा चर्चा करते हैं। तो जब दोनों का क्या होता है, दोनों का मिलन होता है, यानी अंतर्ज्ञान और तर्क से लिए जाने वाले निर्णय कैसे होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। कई बार अब यहां पे अंतर्ज्ञान यानी कि सिर्फ भावनाओं में बहकर के आपको निर्णय नहीं लेने हैं। यदि आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे तो भी आप विफल हो जाएंगे। यहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात भी कर रहा है। आपको कोई भी निर्णय लेना है तो आप लॉजिक के साथ लीजिए, तर्क के साथ लीजिए, विभिन्न कसौटियों में कस करके लीजिए, तब जाकर के आपके निर्णय यानी दिल और दिमाग से लिए गए निर्णय, अंतरात्मा प्लस लॉजिक से लिए गए निर्णय आपके क्या हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं यहां पे, मतलब पहले तो मतलब बहुत कठिन नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो कोई भी निर्णय दूरदर्शी तब बनेगा जब वो क्या होगा, उसको दोनों पक्षों को, केवल भावनाओं से नहीं, केवल लॉजिक से नहीं, दोनों से, भावना प्लस लॉजिक दोनों को जोड़ करके। जैसे लाइक मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप देखिए भारत सरकार के द्वारा जैसे हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, जैसे बच्चियों की शिक्षा को लेकर के बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, बहुत सारी मतलब भ्रूण हत्याएं बहुत ज़्यादा होती थी। तो सरकार ने क्या किया, एक योजना चालू की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। इसके अलावा सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कई सारी समस्याओं के क्षेत्र में कई सारी दूरदर्शी योजनाएं चालू की गई। अब इन योजनाओं का परिणाम क्या हुआ, अभी जैसे आयुष्मान भारत योजना चालू की गई है, तो आपको लग रहा होगा कि भारत सरकार ने इतना पैसा खर्च कर दिया, एक एक आदमी को 5-5 लाख रुपए का। तो ये योजना जो प्रारंभ की गई, इसका अल्टीमेट दूरदर्शी गोल क्या है, दूरदर्शी गोल ये है कि महिलाओं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, ताकि बच्चियों के प्रति सम्मान की भावना, पहले सबसे पहली चीज है सामाजिक सम्मान की भावना। आपको बेटी एक एसेट से लगे, है ना। बेटी क्या, जैसे अभी पुत्र क्या है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा क्यों है, क्योंकि पुत्र एसेट से लगता है। सबको लगता है कि बेटा होगा तो वो पुत्र, वो वंश चलाएगा, ये करेगा वो करेगा। तभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो बच्चियों को, आज के टाइम पे बेटियों को क्या किया, उत्तराधिकार का भी राइट दे दिया कि भैया पिता की संपत्ति में इनका भी हिस्सा रहेगा। तो जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये क्या है, दूर। जैसे चंद्रयान-3, आज चंद्रयान-3 गया, है ना, सफल लैंडिंग हो गई। आने वाले भविष्य में एक प्रधानमंत्री जी का कोटेशन था ना कि चंदा मामा अब टूर के, इसका मतलब क्या, आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म जो भी होगा उसमें तो ये एक दूरदर्शी डिसीजन है। चंद्रयान-3 आगे हम चंद्रयान-4 भी करेंगे। ऐसे आदित्य-L1, है ना, आदित्य-L1 जो आपका भेजा गया एक दूरदर्शी मिशन है। अभी G20 हुई आपको G20 शिखर सम्मेलन में आपने देखा कि अफ्रीका को जोड़ा गया है, अफ्रीका संघ को जोड़ दिया गया। तो अफ्रीकी संघ को जोड़ना एक दूरदर्शी निर्णय। क्यों, क्योंकि ग्लोबल साउथ की अवधारणा जो है, ग्लोबल साउथ में भारत जो है चाह रहा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी देश हैं, या जो दक्षिण के जो जुड़े हुए जितने भी कंट्रीज हैं, उत्तरी और जो दक्षिणी गोलार्ध से जुड़े हुए, इन सब का डेवलपमेंट हो, है ना। जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तो मान लीजिए आपकी विकसित है ही है, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को ग्लोबल साउथ की अवधारणा के तहत इनको डेवलप करने का प्रयास किया गया। तो कहने का मतलब ये है,
अब यहां पे आप हर एक डायरेक्शन पे लिखे इसको। सरकार के द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना है, वैज्ञानिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, अंतरराष्ट्रीय संबंध में हमारी देखिए सोच क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की, और G20 में हमने ये करके दिखाया है। तो हमें इस बात को थोड़ा सा समझना चाहिए, जब हम इसको समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? दीक्षा शर्मा जी कह रहे हैं सर ये पंक्तियां निबंध से संबंधित हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हाँ बिल्कुल, अब देखो कोटेशन है, आप उसका रेफरेंस देखते हुए कि कहां पे इनका प्रयोग कर सकते हैं, आप उस हिसाब से इसका यूज करिए। ठीक है, अब देखो अगला है सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। दूसरा निबंध भी, अब देखो मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं ये करवाऊंगा क्लास में आपको जो आने वाले निबंध की क्लासेस होंगी ना, वहां पे मैं डिटेलिंग कराऊंगा। तो एक एक चीजें में इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखना है, वो फिर मैं आपको समझाऊंगा। अगला है सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। देखो ये वाला निबंध जो है ना, ये निबंध मतलब बहुत आसान निबंधों में से एक कह सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग कई प्रयास कर देंगे, पहला अटेम्प्ट में कुछ सफल हो जाएंगे, कुछ दूसरा भी देंगे, कुछ तीसरा भी देंगे, कुछ चौथा भी देंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जीवन में मान लीजिए UPSC नहीं हो पाता आपका, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप निराश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं पे सफल जरूर हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, इसरो था, चंद्रयान भेजा गया, चंद्रयान 2 में जिस तरीके से इसरो का विक्रम लैंडर नहीं हो पाया, यदि चंद्रयान 3 का प्रयास नहीं किया जाता तो आज क्या होता। यदि आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो आप अपने जीवन में असफल नहीं होते हैं। यहां पे एक शब्द लिखा हो, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, कुछ गुम भी हो जाते हैं। यहां पे एक शब्द भी लिखना, इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, कुछ भटकने वाले गुम नहीं होते। कुछ भटकने वाले, कुछ तो गुम हो जाते हैं, कुछ अपने जीवन में हार जाते हैं, कुछ जो है कुछ करने के लिए निकलते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं, है ना। तो यहां पे सिंपल सा मतलब यही है कि यदि आप अपने जीवन में संकल्पों के साथ चलेंगे, आप अपने जीवन में जो लक्ष्य लेकर के चलें उसमें निरंतर रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, तो आप सफल अवश्य होंगे। ठीक है, आपको सफलता से, यानी किसी भी कार्य को जब आप करते हैं उसमें चाहे आपको सफलता मिले चाहे असफलता मिले, वो आपके देखने का नजरिया है। जैसे लाइक मान लीजिए आप थॉमस एल्वा एडिसन का ही हम उदाहरण लेते हैं, है ना। उस व्यक्ति ने क्या किया, हजारों बार प्रयास किया थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब के आविष्कार को लेकर के, और बल्ब के आविष्कार में हर बार उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक इतने तरीके ढूंढ लिए हैं जिन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता है। यह सोच और नजरिए की चीज होती है। यदि आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं और आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वो तरीका पता चल रहा है कि इस माध्यम से सफल नहीं हुआ जा सकता है। ठीक है, तो जब हम किसी कार्य को करते हैं और सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारा नजरिया कैसा है और हम कितना प्रयास करते हैं, निरंतर रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो इससे जोड़ करके आप इस पूरे निबंध को लिख सकते थे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे मिशन हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारी हमारी जो है उपलब्धियां हैं, जो एक क्रमबद्धता के साथ इन 75 वर्षों में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, MD आलम कह रहे हैं सर एग्जाम के पहले ये बताइए क्वेश्चन पेपर पता चल जाता है क्या? और बाकी निबंध की क्लास तो मैं कब से करवा रहा हूं आपको। एग्जाम, आप निबंध की क्लासों में MD आलम जी कभी रहे नहीं होंगे। मैंने निबंध की क्लास लगभग 6 क्लासेस अभी लेटेस्ट कराई थी। इसके पहले भी मैंने निबंध लेखन पिछले साल भी करवाया है, उसके पिछले साल भी करवाया है। तो आप उन क्लासेस में रहिए, है ना। और कोई पेपर तो लीक कर नहीं देगा, बता नहीं देगा, है ना। यदि कोई ये कहे कि मेरे से बताए हुए टॉपिक से आए हैं तो फिर वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते चीजों को, आपको फ्रेम करना आना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान है कि वो आपको इस तरीके से तैयार कर दे कि एग्जाम हॉल पे कैसी भी परिस्थितियां रहें, उन परिस्थितियों में आप जाकर के वहां पे अपना हौसला ना टूटे आपका, आप वहां पे खड़े रहें और लिख पाए।
यही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप सोचे कि पेपर के बाद ये हो जाए, पेपर के बाद ही पता चलेगा पेपर आया कैसा है और उसको बताया जाएगा। पेपर के पहले यदि कोई बता रहा है तो भाई प्रश्न पत्र की जानकारी कहां से मिली, है ना। और बाकी देखो जो सब्जेक्ट हैं आपके, जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे जीएस के सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में जो है उसी टॉपिक के आसपास ही क्वेश्चन बन रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आ गई चीजें। ये आप आयोग के पिछले 10 साल 12 साल के पेपर देखेंगे ना तो ये इंटर रिलेट हो जाएगा किसी न किसी से, है ना। ये भी बात समझिएगा। तो एटलीस्ट आप ये बात समझिए कि कोई पेपर लीक थोड़ा ना कर देगा पेपर के पहले, किसी को पता ही नहीं है। यूपीएससी का पेपर है और हर बार पेपर कुछ नयापन होता है, हर बार यूपीएससी आपको क्या करता है, चौंकाता है यूपीएससी का। तो ये आपके अंदर क्षमताएं होनी चाहिए कि कैसा भी पेपर आ जाए उस परिस्थिति में भी आप अपने आप को वहां पर लिखने की स्थिति में रह पाए। तो यदि आपने मेरी क्लासेस देखी हैं निबंध लेखन की, आप में से सबने क्लास की है, मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, एक प्रक्रिया बताई है और उस प्रोसेस और प्रक्रिया को साथ साथ आपको मैंने बार बार कहा है कि हर 15 दिन में एक निबंध लिखिए, प्रस्तावना लिखने की कोशिश करें। बस वही तो है, सिंपल सा। उसी पे बेस पे मैं आपको इनको सॉल्व कर रहा हूं। आपको यदि टर्म्स पता है, आप चीजों के बारे में जानते हैं, तो आप इस निबंधों को लिख क्यों नहीं सकते हैं बताइए। पर आप सोचें कि मैं एग्जाम वाले दिन ही जाके लिखूंगा, फिर भैया आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपको ऑन द स्पॉट लेखन नहीं आ जाएगा। आंसर राइटिंग करवाते करवाते 7 साल हो गए मुझे, 7 साल से आंसर राइटिंग करा रहा हूं मैं, और मुझे पता है कि कितने बच्चे लिखते हैं। जो लिख रहे हैं उनका आंसर राइटिंग अच्छा भी हो गया, जो लिख रहे हैं उनका आंसर राइटिंग अच्छा भी हो गया। जो नहीं लिख रहे हैं सिर्फ उनको दर्शक बन के रखना है, आज देख लिया, ये कर दिया, कल से लिखेंगे, परसों से लिखेंगे, अगले साल लिखेंगे, उसके अगले साल लिखेंगे, उनका कभी आंसर राइटिंग अच्छा नहीं होगा और बस वो भ्रम में रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला निबंध भी आप जो है लिखने की स्थिति में हो सकते थे। लेकिन देखो एटलीस्ट मैं एक बात बताऊं, यदि मैं इनको बैठ करके 3 घंटे लिखने जाऊं तो वहां पे मतलब जब लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार, और फिर उसकी प्रिपरेशन भी एक होती है कि भाई यदि देखिए मुझे यदि यूपीएससी देना है ना, तो उसके पहले आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने डेडिकेटेड होकर के, जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है आप डेली जो है लग जाते हैं आंसर राइटिंग में, डेली आप सर्च करते हैं कि ये टॉपिक में लिख लेते हैं, इस टॉपिक को समझ लेते हैं, तो आपकी तैयारी का स्तर अलग होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग, चूंकि मैं आप लोग को बस एक ही कहूंगा गुजारिश की अभी भी आप ये मान के चला करिए और 15 दिन में एक निबंध जरूर लिखा करिए कम से कम, इतना मानिए आप लोग। ठीक है ना। जीके ट्रिक बाई मोनिका साहू, बेटा आंसर राइटिंग तो मैं करवाता ही हूं, मैं आगे भी करवाऊंगा और रेगुलर चलेगी, इसकी भी आंसर राइटिंग होगी, सबकी होगी। अब आपको मैं जो है, आप सेशंस तो ज्वाइन रखिए, 9 बजे मैं कब से करवा रहा हूं सेशन यहाँ पे। नेक्स्ट है रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से ही उपजती है। यहाँ पे रचनात्मकता की बात कर रहा है। रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, कुछ नया खोजने की तलाश, नए खोजने की आपके अंदर की प्रवृत्ति। तो सिंपल सा है, जब कोई भी समस्या का समाधान करने में आप कई प्रयास करते हैं, ठीक है, कोई एक प्रयास में समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। और लौकिकता का चमत्कार का मतलब ये है कि जो नए आविष्कार होते हैं, नई चीजें हम ढूंढते हैं, नई चीजें बनाते हैं, तो वो कैसे आती हैं, लगातार निरंतर प्रयास से आती हैं, कई प्रयासों से गुजरती हैं। एक प्रयास से कोई भी चीज नहीं बनती है, आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी उसको लेकर प्रयासरत होती हैं, है ना। तो रचनात्मकता का जो रचनात्मकता की प्रेरणा है, क्रिएटिविटी की प्रेरणा है, ये लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से ही उपजती है। इसमें कई सारे विज्ञान के आप इवेंट लिख सकते हैं, खोज लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी निबंध लेखन आप कर सकते हैं। इसके बाद ये मैंने आपको बताया ही कि इसमें आप बताइए कि लड़कियां किस तरीके की बंदिशों से जुड़ी हुई हैं। आप बताइए, पितृसत्ता सबसे बड़ी बंदिश है। इसके अलावा एक भेदभाव, जो लैंगिक भेदभाव है, लड़के और लड़की को लेकर के, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के, लड़कों की शिक्षा को लेकर जिस तरीके का भेदभाव किया जाता है, तो यहाँ पे बंदिशें आपको एक लिस्ट बनानी है। ऐसी अपेक्षाएं, लड़कों के ऊपर अपेक्षाएं, परिवार की जिम्मेदारी की अपेक्षा होती है, उसको एक जो है बोल दिया जाता है तुम्हें यही बनना है, आईएएस करना है, मेडिकल नीट करना, आईआईटी करना, ये करना है, ये करना है, तो बोझ के तले। लेकिन आज के टाइम पे अपेक्षाएं लड़कियों से भी हैं, लड़कियों को भी अपेक्षाओं के तले बांधा जाता है। लेकिन ये दोनों ही क्या है, हानिकारक व्यवस्थाएं। तो इस पे भी आप निबंध लेखन कर सकते हैं, समझ के परे बाहर नहीं है, बस आपके पास इसको लेकर कंटेंट होना चाहिए। देखो ये गणित ज्ञान का संगीत है,
ये एक मतलब कहें कि डेविड हिल्बर्ट करके एक मैथमेटिक मतलब गणितज्ञ थे, उनका एक एक कोटेशन है, कथन है, दिया गया है। और ये कथन में देखिए थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा टफ लगा, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें शब्दों को इकट्ठा करना बनाना थोड़ा समय साध्य है। तो जब हमारी एसे की क्लास रहेगी, एसे की क्लास में हम इस टॉपिक को लेंगे, वहां पर मैं आपको डिटेल में पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, इसको लेकर के क्लियर। इसमें 3 शब्द हैं आपके, गणित और संगीत, 2 चीजें हैं, और दोनों को जैसे मैंने चिंतन वाले जो उसको कराया, पहले गणित क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, संगीत क्या है, ये क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये दोनों को जैसे ही आप जान लेंगे फिर आप क्या करेंगे, दोनों को इंटरलिंक कर लेंगे, ठीक है। फिर आप बता देंगे गणित का ज्ञान ही संगीत है, ये बता देंगे गणित ज्ञान का संगीत है, या संगीत और गणित में आपस में क्या इंटर रिलेशन है। तो ये हम एक क्लास में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक तरीका ये अपना सकते हैं। इसके अलावा अगला है, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता पड़ती है। सिंपल सा है, इसमें तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये सामाजिक न्याय से पूछा गया है कि जिस समाज में ज़्यादा न्याय होगा, ज़्यादा न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय, सरकार के द्वारा ऐसी जो है, सरकार के द्वारा सभी तक न्याय पहुंचाया जाएगा, समावेशी न्याय होगा, है ना। तो सामाजिक न्याय जितना अच्छा होगा, लोग उतने आत्मनिर्भर होंगे, लोग उतने ज़्यादा सरकार के ऊपर, सरकार की योजनाओं के ऊपर उतनी ज़्यादा आश्रित नहीं होंगे। जैसे यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, लोगों को रोजगार के अवसर बहुत बेहतर है ना। लोगों को रोजगार के बेहतर यदि बहुत अच्छे दे दिया जाए तो उनके के अंदर क्या है, आत्मनिर्भरता आ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो हम इसमें सामाजिक न्याय के तहत भी इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं, सोशल जस्टिस के तहत। नेक्स्ट है, शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रहती है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, देखो स्कूल विद्यालय की जो पढ़ाई होती है वो आपको डिग्रियां उपलब्ध कराती है, लेकिन जो आपका आचरण होता है वो आपकी शिक्षा को दिखाता है ना। समाज में आपका क्या योगदान है, आपका सामाजिक समस्याओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है, राजनीति में क्या आपका योगदान है, आर्थिक योगदान क्या है, वैज्ञानिक योगदान क्या है, आप एक जो है देश के नागरिक के तौर पे आपका क्या योगदान है। तो शिक्षा का उद्देश्य ओवरऑल देखें तो ये आपका एक अच्छा जो है, इस पे भी लिख सकते थे आप, शिक्षा का अल्टीमेट गोल क्या है, उस पे जो है आपका ये पूरा का पूरा निबंध आप इसको लिख सकते थे, ठीक है। तो ये टोटल 8 निबंध थे, जिनमें से सभी निबंधों को आप मतलब इनमें से 2 ही लिखना है, लेकिन निबंधों को समझ सकते हैं। अब हम निबंध लेखन का कार्य जब करेंगे तो वहां पर मैं एक एक निबंध उठाऊंगा और निबंध आपको डिस्कस कराऊंगा। पहले मैं यही निबंध आपके डिस्कस करा दूंगा, और इसके बाद जो है आपको अभी चूंकि यूपी पीसीएस का भी पेपर होगा, तो यूपी पीसीएस के जब निबंध डिस्कस करूंगा वहां पे चूंकि थोड़ा सा क्या है कि पहले आयोग ने बता रखा है कि किस प्रकार के निबंध पूछेगा। यूपीएससी में अमूर्त टाइप के निबंध ज़्यादा आते हैं। अब जो बच्चे 2024, 25, 26 जब भी एग्जाम देंगे, मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सोचना है। इसके लिए मेरा एक सेशन है, सोचना सीखें, एक वीडियो, निबंध के जो मेरे वीडियो आ चुके हैं अभी तक, उसी में मैंने इंक्लूड कर दिया था सोचना सीखे वाला वीडियो, या यूट्यूब पे सर्च करिएगा सोचना सीखें भाई आजाद सर, तो वहां पे मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन लिए हैं आपको, ताकि आप थोड़ा चीज़ों को सोच पाएँ, आप एक रूपरेखा बना पाएँ। जब आप इसका अभ्यास करने लगेंगे ना, मैंने उसमें कई सारे टॉपिक्स में आपको सोचना सिखाया है कि कोई सर्टेन हम कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लें और उसमें सोचने लग जाएं। तो जब आप सोचने लग जाते हैं ना, तो आपको कोई भी दार्शनिक निबंध और कोई भी निबंध आएगा तो आप उस निबंध को कर पाएंगे। देखो निबंध में बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई हजारों रुपए की आप फीस दे करके निबंध सीख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। निबंध लिखने से आएगा, सोचने से आएगा। यदि ये 2 काम आप करने लग जाएं, थोड़ा बहुत कंटेंट की रिसर्च भी कर लीजिए और फिर उसको लिखिए। बिना लिखे निबंध लेखन ना तो किसी को आया है ना तो आएगा। तो अब निबंध लिखना स्टार्ट करिए सभी लोग, ठीक है। सभी को निबंध लेखन जरूर से जरूर करना है। 15 दिन में एक निबंध जरूर लिखिए, अपने ग्रुप में भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप जो आपके हैं वहां पर भेजिए, और धीरे धीरे निबंध लेखन में आपकी अच्छी जो है पकड़ बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है।
मैं आपका निबंध लेखन का अभी चला रहा हूँ सेशन, टोटल 6 सेशन हो गए हैं। अब आगे के जो सेशन होंगे, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा आप लोग, बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, और इसके बाद आगे के जो निबंध होंगे उसमें भी मैं आपको अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी मैंने प्रस्तावना लिखनी बताई थी आपको, अब आगे मुख्य विषय कैसे लिखते हैं, उपसंहार कैसे लिखते हैं ये भी बताऊंगा, और फिर प्रैक्टिस कराऊंगा आपके निबंध की। ठीक, चलिए।